जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हुनर एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में, जिसमें आज बताया जाएगा प्रस्तावना। और प्रस्तावना जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं, जिसको हम आमुख बोलते हैं, जिसको भूमिका बोलते हैं, जिसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न जितने भी हो सकते हैं उनकी सारी की चर्चा करेंगे हम लोग। तो जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे मेरे दोस्त, और आइएगा जो हम इस क्लास को और भी बेहतर बनाते हैं। जितना भी हो सकेगा मैं सारे एग्जाम को डेडिकेट करते हुए इसमें उन सभी प्रश्नों की चर्चा की जाएगी विद व्याख्या के साथ। चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो देखेंगे, ये प्रस्तावना लिखी गई है, आपको बोर्ड में दिख रहा होगा कि ये प्रस्तावना है, लिखी हुई है। प्रियम्बल जिसको कहा जाता है, इसको भूमिका भी कहा जाता है, इसको आमुख भी कहा जाता है, इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसे प्रस्तावना भी कहते हैं, इसे प्रियम्बल भी कहते हैं। प्रियम्बल, इसे प्रस्तावना, इसे भूमिका, इसे आमुख, इसे उद्देशिका आदि नामों से भी जाना जाता है। तो पूछेगा कि आमुख क्या है, तो भी वही चीज है। भूमिका क्या है, तो भी वही चीज है। उद्देशिका क्या है, वो वही चीज है। प्रस्तावना, प्रियम्बल, इंग्लिश में इसको प्रियम्बल बोलते हैं, प्रियम्बल। ठीक है, तो ये प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना जो शब्द है ये कहां से लिया गया, प्रस्तावना शब्द कहां से लिया गया। बोलेंगे ये उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है, उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है। ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे ही आमुख या उद्देशिका कहा गया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव मतलब जो शब्द प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया। प्रस्तावना की जो भाषा है किस देश के संविधान से ली गई है? भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे प्रस्तावना की भाषा को लिया गया। और इसके बाद बोलेगा कि बताइए प्रस्तावना के विचार कहां से लिए गए हैं? बोलेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या? प्रस्तावना के विचार। तो ये सारे जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं और संभावना बनती भी है, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब ये पूछेगा कि बताइए जो हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये शब्द कहां से लिया गया है? बोलेंगे यूएनओ के चार्टर से, यूएनओ के चार्टर से हम भारत के लोग शब्द लिया गया है। ठीक, और तो ये बात रही प्रस्तावना। अब ये प्रस्तावना में चीजें हैं क्या, इसके पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे कि ये प्रस्तावना कब पेश की गई, किसके द्वारा पेश की गई, संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई, उनकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखेंगे मित्रों, तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसी में। ये जो प्रस्तावना है किसके द्वारा पेश किया गया? प्रस्तावना पेश कब की गई, किसके द्वारा की गई, पेश की गई किसके द्वारा? तो किसके द्वारा भाई, किसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना को पेश किया गया? बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को पेश किया गया। कब? बोलेंगे संविधान सभा की 5वीं बैठक में। इंपॉर्टेंट है, 5वीं बैठक में ये संविधान की प्रस्तावना को पेश किया गया। और कब हुई थी? बोलेंगे 13 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक
13 दिसंबर सन 1946 को हुई। इसी में इसको पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन इसको ये स्वीकृति कब मिली, बोलेंगे स्वीकृति कब मिली, स्वीकृति कब मिली, मतलब इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिल पाई भाई, बोलेंगे 22 जनवरी, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, 22 जनवरी सन 1947। कब? 22 जनवरी सन 1947 को इसको स्वीकृति मिली। लेकिन अब इसको लागू कब किया गया, ये सारे क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे कि उद्देशिका को, प्रस्तावना को, आमुख को कब लागू किया गया, बोलेंगे 26 नवंबर सन 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। मित्र याद रखें 26 नवंबर 1949 को पेश किया गया और इसी दिन को 26 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, 26 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग विधि दिवस, बोलेंगे विधि दिवस भी मनाते थे, लेकिन अब उसके क्या मनाते हैं, बोलेंगे संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। यहां से मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूं वो एग्जाम ओरिएंटेड ही है और बहुत बार पूछा गया है और संभावना भी बनती है। मैं कोई ऐसा प्रश्न आपको नहीं छोड़ूंगा जो एग्जाम के लिए सही साबित ना हो, बेनिफिशियल साबित ना हो, बात को याद रखेंगे। ये बात आपको समझ में आई। थोड़ी सी बात हम लोग और भी करने वाले हैं, क्या कि संविधान सभा की पूछता है कि कौन सी बैठक हुई, कितनी बैठक हुई, तो संविधान सभा की बैठकें, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा की, और कई बार पूछता है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, बोलेंगे 9 दिसंबर सन 1946 को, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, ये भी याद रखेंगे, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया। ये कलर नहीं दिख रहा, ये कलर दिख नहीं रहा सही से, देखना जरा, ये कलर दिख रहा है, नहीं वो वाला ग्रीन नहीं दिख रहा है, बताना जरा कौन सा कलर दिखेगा, ये दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो फिर व्हाइट ही सही रहेगा, है ना। चलिए देखिएगा, तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, अध्यक्ष बनाएंगे, बोलेंगे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। लेकिन ये कैसे सदस्य थे, इस बात को याद रखेंगे, ये अस्थायी सदस्य थे, इस बात को भी याद रखेंगे। नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं इसको लिखता हूं ब्लैक से, ठीक है। ये कैसे सदस्य थे, यहां देखें, अस्थायी सदस्य थे। और फिर दूसरी बैठक कब हुई, ये तो संविधान सभा की पहली बैठक थी, प्रथम बैठक। दूसरी बैठक कब हुई, तो दूसरी बैठक संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, तो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर सन 1946 को, जिसके स्थायी सदस्य बनाया गया, जिसके स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो अब पांचवी बैठक कब हुई, क्वेश्चन पूछेगा, ये पहली से पूछ सकता है कि पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर, जस्ट 2 दिन बाद, 11 दिसंबर सन 1946 को। इसके स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, है ना, इसके स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद पांचवी बैठक कब हुई, बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे। ये पांचवी बैठक हुई थी 13 दिसंबर सन 1946 को। इन्होंने इस दिन क्या किया हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव को रखा हुआ था, उद्देशिका को जो है कि पेश किया हुआ था। लेकिन इसको स्वीकृति कब मिलती है, 246 में पेश किया, लेकिन इसको स्वीकृति मिलती है 22 जनवरी सन 1947 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। और लागू कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। कब 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, बोलेंगे ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, ये सॉरी 26 दिसंबर, यहाँ पर
26 नवंबर को क्या कौन सा दिवस मनाते हैं? बोलेंगे विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम अपने थोड़ा सा प्रस्तावना की ओर बात करने की कोशिश करेंगे। प्रस्तावना की ओर हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखते हैं प्रस्तावना के जो शब्द हैं वे हमारे एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं और किस तरह से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। हम उन सब प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए मित्रों, आइएगा। तो यहां पर दिया गया है आपकी जो है प्रस्तावना, वो किस तरह से है। अभी मैंने बताया कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये शब्द कहां से लिए गए? बोलेंगे यूएनओ के चार्टर से लिया गया। भारत को मतलब ये संविधान की जो प्रस्तावना है, इसके एक एक शब्द में आप लोग देखिएगा, गौर करिएगा, इससे प्रश्न आगे बनेंगे। मैं एमसीक्यू पीवाईक्यू भी लेकर के आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। जो यहां से क्लास आप लोग थ्योरी देखोगे, आगे चल के उसका पीवाईक्यू भी मिलने वाला है। क्लास बहुत ही बेहतर होने वाली है, इसलिए क्लास को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो इसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। यहां पर एक शब्द आया समाजवादी और एक शब्द आया पंथ निरपेक्ष। ये संविधान की प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं था। इस बात को याद रखेंगे, आगे प्रश्न पूछे भी जाएंगे, आप लोग बता पाइएगा कि संविधान की मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष ये शब्द नहीं थे। तो इन्हें कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 को प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। आगे मिलने वाली है आपको अखंडता, ठीक है। तो अखंडता जो शब्द यहां पर आएगा, वहीं पर उसको भी लिया जाएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ये क्या है मित्र? न्याय। तो न्याय कितने प्रकार की बात करेगा? यहां पर 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। लोकतंत्र की बात किया कि भारत संपूर्ण, पहले आप समझिए इन शब्दों को। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है भारत पूरी तरह से कोई भी बाह्यतम या आंतरिक एवं बाह्य मामले में विचार करने के लिए, निर्णय लेने के लिए सक्षम है। उसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ। समाजवादी का मतलब है, यह समाजवादी शब्द जो दिया है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। और समाजवादी का मतलब है कि भारत जो है कि एक समाजवादी है, समाजवादी राज्य की अवधारणा रखता है। और पंथ निरपेक्ष है, भारत राज्य का कोई एक विशेष धर्म नहीं है, यह सभी धर्मों को मान्यता देता है, लेकिन कोई प्रॉपर इसका एक विशेष धर्म नहीं है, एक विशेष पंथ नहीं है। इस बात को याद रखेंगे। दूसरा, लोकतंत्र गणराज्य का मतलब है यहां पर जो तंत्र है, जो सिस्टम है, वह जनता का है, जनता के द्वारा है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा बनाया गया है। ये लोकतंत्र है, जनता का तंत्र है। अर्थात जो गणतंत्र शब्द आएगा, गणराज्य शब्द आएगा कि ये भारत ऐसा है, हम इसको इस तरह से बनाए हैं कि यहां पर जो भी राष्ट्राध्यक्ष होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, वह पैतृक नहीं होगा। यहां पर इलेक्शन किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा, मतदान किया जाएगा। इस माध्यम से उस राष्ट्र के, मतलब भारत के राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को चुना जाएगा, ना कि वह वंशानुगत होगा, ना कि वह पैतृक होगा। कुछ इस तरह बात समझें कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन सकता है, यह भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से ये जो प्रस्तावना में दिए गए शब्द, गणराज्य का मतलब है कि राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। समझ में आया आप लोगों को? उसका इलेक्शन होगा, उसका जो है कि मतदान होगा, यदि वह ऐसा पात्रता पाएगा तभी वह उस राष्ट्र का अध्यक्ष कहलाएगा। तथा इसके समस्त नागरिकों को और भी क्या दिया गया? सामाजिक उसको न्याय की व्यवस्था की गई है, आर्थिक व्यवस्था की गई है, राजनीतिक व्यवस्था की गई है। ये 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। बोलेगा उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? बोलेंगे 3 प्रकार के न्याय। और विचार कर सकता है, किसी भी प्रकार के आपको विचार के
अभिव्यक्ति करने का, विश्वास का, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। बोलेगा स्वतंत्रता कितने प्रकार की उल्लेख किया गया है? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। कौन कौन सी? विचार स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख हमारे आमुख में किया गया, हमारे प्रेमबल में किया गया। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब यहां पर समानताएं कितने प्रकार की हैं? अवसर की समता, 2 प्रकार की समानताएं। समानता मतलब कितने प्रकार की है? समानता, बोलेंगे समानताएं जो है, इक्वालिटी है, वो 2 प्रकार की। कौन कौन सी? समता कितने प्रकार की? प्रतिष्ठा सम्मान सहित प्रतिष्ठा और अवसर की समता। लोक नियोजन के समय या सरकार के द्वारा कोई भी योजनाएं निकाली गई, कोई भी कानून निकाला गया या कोई भी प्लान आया, तो उसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सभी के लिए है। हम सब भारतीयों के लिए ये अवसर दिया जाएगा, ये समानता का। ठीक है, ये प्रकार की हो गई। तो मतलब कितने प्रकार की समानता है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की न्याय व्यवस्था? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की, है ना। और तथा उन सब में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता देने वाली, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता को सुनिश्चित कराने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपकी संविधान की क्या थी? प्रस्तावना थी। अब याद रखेंगे संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन हुए, संविधान की प्रस्तावना किस दिन पेश की गई, किस दिन स्वीकार की गई, किस दिन लागू की गई, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अब बढ़ते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन की ओर। यहां पर तो आप लोगों ने समझा, क्या क्या समझा उस बात को भी मैंने बताया। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और भी मैं प्रयास करूंगा आपको बताने का कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या क्या कहा गया। और भी समझिए जरा कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में मित्र क्या कहा गया है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना इसको क्या, इसमें यह संविधान का अंग नहीं है। एक केस आया, संविधान प्रस्तावना संविधान का बोला गया कि अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, अर्थात इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता है, अर्थात यह प्रवर्तनीय नहीं है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता, अर्थात इसमें संशोधन नहीं हो सकता, इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता, संशोधन नहीं हो सकता, ये कहा गया नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? ये किस केस में कहा गया था? ये एक आया था केस जिसका नाम है बेरुबारी केस। बेरुबारी केस, ये कब आया बेरुबारी केस? 1960 में आया, जिसमें बताया गया कि संविधान की प्रस्तावना में, क्योंकि संविधान प्रस्तावना का अंग है ही नहीं, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा केस आया, ये तो भाई प्रथम केस था, प्रथम बार। दूसरी बार दूसरा केस आया, है ना। दूसरा केस कौन सा है? बोलेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक केस आया, और इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सन 1973 में यह केस आया, और इसमें बताया गया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़ करके। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, यह प्रवर्तनीय है। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, अर्थात यह प्रवर्तनीय है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसमें कुछ अमेंड बदला जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन किसको छोड़ करके? लेकिन किसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं? मूल ढांचे को छोड़ करके, मूल ढांचे को छोड़कर इसमें परिवर्तन कर सकते हैं।
मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचा जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, डीपीएसपी है, समानता है, स्वतंत्रता है। इस समाज मतलब इसमें जो शब्द दिए गए हैं इनको छोड़ करके क्या कर सकते हैं आप? परिवर्तन कर सकते हैं। ये किस केस में कहा गया? दोनों केस इंपॉर्टेंट होने मित्र। पहला तो संविधान का अंग कौन कब किस में कहा गया? बेरूवाड़ी के 1960 में आया। इसमें संविधान प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। दूसरा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आया। इसमें बताया गया कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे को छोड़ करके। ये बात समझ में आई आपको? ठीक। अब तो कितनी बार संशोधन हुआ इसमें, ये भी प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो कितनी बार संशोधन हुआ है इस बात को आप देखेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि कितनी बार संशोधन हुआ हमारी प्रस्तावना में। बोलेंगे एक बार संशोधन हुआ है, मात्र एक बार। कितनी बार? एक बार। तो कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार, जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। तो हमारे प्रस्तावना में एक ही संविधान संशोधन हुआ है, सिर्फ एक बार। कब हुआ है 42वां संविधान संशोधन? सन 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें क्या जोड़ा गया पूछेगा। बोलेंगे इसमें क्या संशोधन हुआ? तो क्या जोड़ा गया? बोलेंगे अखंडता। पहला तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया, और पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। अखंडता मतलब 3 शब्द जोड़े गए। ये 3 शब्दों को जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा? बोलेंगे 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा। ये बात समझ में आई है आपको लोगों को? चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग अब बात करेंगे कि इस प्रस्तावना को किसने क्या कहा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा थोड़ा सा यहां से। कैसे कि बताइए वे कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना को कुछ कहा हुआ है? क्या कहा? जैसे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इन्होंने, ये न्यायमूर्ति का मतलब समझते हैं? जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति कहा जाता है उनको। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में, कौन सा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में क्या कहा? ये कब आया था? ये आया था 1967 में। 1967 में। देखो प्रश्न, आप लोग ये जो क्या नाम है ईयर दिए जाते हैं, सन दिया जाता है, इसमें ज्यादा परेशान मत होइएगा। ठीक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका केस हो जाएगा। ठीक, अब ये, हाँ ये इंपॉर्टेंट वहां तक हो जाएगा। ये वनडे एग्जाम वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, लेकिन वे हमारे मित्र जो स्टेट पीसीएस और बीसीएस या यूपीएससी से जुड़े हुए हैं, जिसको जो प्रीलिम्स तक के लिए मैं ये कह सकता हूं कि प्रीलिम्स तक के लिए बहुत बेहतर क्लास होने वाली है, इसलिए आप लोग देखना मत भूलिएगा। गोलकनाथ बनाम केरल राज्य जो केस है 1967 में आया, इसमें क्या हुआ कि इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक शब्द दिया किसके बारे में? प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना के बारे में इन्होंने बोला कि प्रस्तावना क्या है? संविधान की मूल आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। संविधान की मूल आत्मा है, ये बताइए। मतलब इस केस में इन्होंने बताया कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। तो मतलब कितना ये अहम मुद्दा हो गया कि मूल आत्मा क्या है? प्रस्तावना है। अब ये बात समझ में आपको नहीं आ रही होगी कि प्रस्तावना को जो है कि मूल आत्मा कहा गया, तो ये आर्टिकल अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 आप लोगों ने पढ़ा होगा। सब लोगों के मन में ये भी आया होगा, सर संविधान की मूल आत्मा तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अब इसमें परेशान हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहीं पर फंसा लिया जाता है आपको एग्जाम में। ठीक है, अनुच्छेद जो 32 है, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहां पर दिए गए हैं, अधिकार हैं। और इसको किसने कहा है संविधान की आत्मा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
इन्होंने कहा है संविधान की आत्मा है, संविधान की भाई आत्मा है, ओथ है, संविधान की आत्मा किसने कहा? बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको क्या बोला है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। दोनों ही प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं? चलिए, और भी ये दो लोग हो गए। मूल आत्मा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, ये भी किसने कहा? कि भारतीय संविधान निर्माताओं को, प्रस्तावना के बारे में कहा गया कि भारतीय संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की जो कुंजी है, जो की है, जो चाबी है, वह कौन है? प्रस्तावना है। और एक व्यक्ति हुए, इनका नाम है N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला। इन्होंने प्रस्तावना को क्या बताया है? इन्होंने क्या बताया है? प्रस्तावना को मित्र, इन्होंने प्रस्तावना को कहा है पहचान पत्र, कि ये भाई साहब ये परिचय पत्र है, ये संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। एक व्यक्ति हुए, कौन? के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि ये क्या है? ये इन्होंने बताया परिचय पत्र है, और इन्होंने बताया कि ये जन्म कुंडली है, कि ये संविधान की क्या है? जन्म कुंडली है। यहीं से उनका जन्म हुआ, यहीं से उद्भव होता है। ये ऐसी झलक हमको देखने को मिलती है। ऐसे पहचान पत्र इन्होंने बताया कि आइडेंटिटी कार्ड है, ये पालकीवाला ने बताया, के.एम. मुंशी ने बताया कि ये जन्म कुंडली है। और किसने कहा? सुभाष कश्यप, एक व्यक्ति हुए सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना के बारे में क्या लिखा हुआ है या क्या बताया हुआ है? सुभाष कश्यप ने कहा कि अगर प्रस्तावना मूल आधार है, प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना आधार है, तो संविधान उस पर खड़ी हुई अट्टालिका का मतलब समझते हैं? अगर संविधान बेस है, नींव है, जड़ है, मतलब उद्देशिका, प्रस्तावना बेस है, मूल है, तो संविधान उस पर खड़ी हुई अट्टालिका है, बिल्डिंग है, इमारत है। ऐसा बताया किसने? सुभाष कश्यप ने। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? और बारकर महोदय ने भी कहा है, अर्नेस्ट बारकर। कौन हुआ? अर्नेस्ट बारकर। याद रखें, एक व्यक्ति हुए अंग्रेज, अर्नेस्ट बारकर ने क्या कहा? कि यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, चाबी है। समझ में आया? जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताया है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, संभावना रखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने किसकी ओर? प्रश्न की ओर। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं किसमें, कि जो संविधान में, देखिएगा कि जब संविधान की प्रस्तावना को किस दिन लागू किया गया, तो प्रस्तावना लागू किस दिन की गई थी? मतलब पूछेगा कि लागू की गई, प्रस्तावना क्या की गई? लागू की गई, अधिनियमित की गई, और क्या किया गया? आत्मार्पित की गई, अधिनियमित। मतलब पूछा गया, कहा गया ना कि हम भारत के लोग
भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की, राष्ट्र की एकता और गरिमा को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मितिमार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और समर्पित करते हैं। ये सारी चीजें आपकी प्रस्तावना में दी गई, तो ये भी प्रश्न बन जाता है। हमारे संविधान में जब इस प्रस्तावना को लागू किया गया तो इसमें कुल 16 अनुच्छेद भी लागू किए गए। कुल कितने? 16, 15 से 16 आर्टिकल, अनुच्छेद लागू किए गए। याद रखेंगे, 16 अनुच्छेद लागू किए गए। वह आपके जैसे अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित भाग 2 के अनुसार नागरिकता से संबंधित आर्टिकल थे 5, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। इसी में से नागरिकता के बाद आपके भाग 3 में से राष्ट्र से संबंधित अनुच्छेद 60, इसके बाद आपका अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 300 क्या नाम है कि 24 के बाद 366, 67, 381, 389, इसके बाद 391, 392, 394, 393, 394, इस तरह से सारे आर्टिकल्स को भी लागू किया गया है, जो कि महत्वपूर्ण है। समझ में आया कि कुछ अनुच्छेद भी लागू किए गए थे। यहां पर 15 हम कह सकते हैं, कहीं कहीं पर 16 दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से हम बोलेंगे क्या कि आर्टिकल कितने लागू किए गए थे जब हमारी प्रस्तावना को लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो इस दिन 15 आर्टिकल भी लागू किए गए थे। ये बात समझ में आई। अब आप लोग पूरी तरह से क्लास के पीवाईक्यू करने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक, मैंने पिछला पूरा आपको बता दिया, जितनी भी मतलब एक कहानी की तरह मैंने आपको बताया, जो कि आपके आगे वाले प्रश्नों के लिए लाभदायक होगी। देखेंगे अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। पहला प्रश्न दिया गया है मित्र, क्या कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। शब्दों पर विचार करें। प्रश्न आपके सामने है कि बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो वन लाइनर तो सभी कर पाते हैं। अब आपने क्या पढ़ा है उस बारे में आप समझ जाइएगा। देखिए जरा, इसमें आया कि बताइए कौन सा भाई साहब आंसर इसका सही होएगा। विचार करिए जरा। सही शब्दों को विचारानुसार मतलब क्रम में लगाइए। क्या? प्रस्तावना। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रस्तावना की। अभी जस्ट मैंने किसकी बात किया? प्रस्तावना की। तो उनसे संबंधित रिलेटेड प्रश्न आया हुआ है ना। क्या कहा गया प्रस्तावना में? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो क्या शब्द आया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कहीं पर शब्द आया सार्वभौमिक का मतलब है, स्ववर्जन का मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो यहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगर शब्द शैली नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन टेकल नहीं कर पाएंगे। इस बात को भी समझ लें। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ही क्या है? सार्वभौमिक है। एक मिल गया आपको, कौन सा? तीसरा। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो कौन सा दूसरा शब्द आया? समाजवादी। ये शब्द को उठा लीजिए, इसके बाद हम क्या रख देंगे? एक रख देंगे, समाजवादी। फिर पंथ निरपेक्ष, जिसको हम धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं, तो ये आया चौथा। तो हम कह सकते हैं भाई साहब चौथा हो गया। अब इसके बाद क्या गया? प्रजातंत्र, इसको लोकतांत्रिक कहा जाता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, प्रजातंत्र को हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र भी बोलते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। 3, 1, 4 और 2 ऑप्शन में कहीं पर होगा तो हो जाएगा 3, 1, 4 और 2। अब प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आपको? इस तरह से प्रश्न आपको करना है। इस तरह से अगर गहन तरीके से अध्ययन किया है, आपने समझा है, परखा है, तो ही क्वेश्चन कर पाएंगे मित्र। अगर ऊपर ऊपर कर से करके चले गए ना कि भाई साहब हाँ इसका तो ये होता है, इसका ये होता है, वह टेम्परेरी होता है, स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। तो हमको क्या पढ़ना है? स्थायी रूप से, मतलब एक बार तैयारी करनी है, लेकिन वही लंबे समय तक बस हमको धार देना रहेगा, रिवीजन करना रहेगा। बस इतनी सी बात को अगर समझ गए तो आप लोग कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्या कहा गया है?
प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। मैंने बोला भी था कि 42वां संविधान संशोधन हुआ, सिर्फ प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ है मित्र, जो कि हुआ था 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? संविधान संशोधन होता है कब? अभी अभी हमने आपको बताया कि 1976 में हुआ था। ठीक, कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, अभी हम ये भी चर्चा की थी। क्या शब्द कौन से जोड़े गए? बोलेंगे शब्द जोड़े गए थे समाजवादी, 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 पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। ठीक है, और तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। वो पूछता भी है कि 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द बताएं। क्या समाजवाद जोड़ा गया था? बोलेंगे हाँ, समाजवादी शब्द तो दिया गया है, इसका मतलब समाजवाद जोड़ा गया था, ये बात सही हो गई। इसके बाद पंथ निरपेक्ष क्या दिया गया है? बिल्कुल सही है, पंथ निरपेक्षता को भी जोड़ा गया है। और क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं जोड़ा गया, और अखंडता जोड़ा गया है। तो क्या अखंडता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जोड़ा गया, स्ववर्जन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, तो कितने आपके सही हो जाएंगे? आप बताएंगे पहला और दूसरा। अब ये चक्कर में मतलब संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी है तो हम जोड़ दें। वो पूछता क्या है? 42वें संविधान संशोधन में बस 3 ही शब्द तो जोड़े गए, तो आप बता सकते हैं कि भाई साहब इनमें से तो 2 ही मिल रहे हैं, तो कौन से जाएंगे? ऑप्शन 2, 1 और 2, मतलब सॉरी पहला और तीसरा होगा। कौन सा होगा? जोड़े गए समाजवादी, ग्राम समाज, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, नहीं, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो ये इसमें ऑप्शन भी इस प्रकार से दिए गए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। याद रखेंगे, इसमें पहला और तीसरा होगा जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हमें कह देंगे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इस तरह से। ठीक, ये भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगले प्रश्न में का आंसर बताइए जल्दी से कि भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे सभी लोग। क्या होगा भाई? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जल्दी से बताइएगा। भारत सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास होता है, मतलब इसमें गणतंत्र का मतलब होता है सारे अधिकार जनता के पास होता है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, तो संसदीय शासन नहीं है, ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। संसदीय शासन है, संसद है, लोकतंत्र और है हमारे यहाँ भाई, लोकसभा, राज्यसभा, संसद है। भारत में वंशानुगत शासन प्रणाली है? बिल्कुल नहीं है। क्या है भाई? वंशानुगत कोई बनता है क्या? इलेक्शन होता है, मतदान होता है, तभी राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का जो मतदान होता है वह एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा मतदान होता है, तो ये भी नहीं है। भारत राज्यों का संघ है, तो भारत तो राज्यों का संघ है, बिल्कुल है, भारत राज्यों का संघ है, गणतंत्र है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या भारत राज्यों का संघ है? बिल्कुल सही है, भारत राज्यों का संघ है। इंडिया जो है कि राज्यों का संघ है, तो इसका कौन सा, इसका मतलब कौन सा है? ये भी नहीं होगा। मामलों में जनता के पास सारे अधिकार थोड़ी हैं, जनता को अधिकार दिए गए लेकिन सारे अधिकार नहीं, तो क्या हो जाएगा? 4 आंसर। चलिए चौथा प्रश्न है कि भारत के संविधान के आमुख, अब मित्र देखेंगे आप लोग, संविधान के आमुख जो शब्द आया इसको देखिएगा। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? आमुख का मतलब प्रस्तावना है, भूमिका है, प्रियम्बल है, उद्देशिका है। अब देखिएगा क्या करता है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, न्याय की व्यवस्था कितनी की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के दिए गए। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की बिल्कुल स्वतंत्रता है, मतलब स्वतंत्रताएं 3 प्रकार की हैं, विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, उपासना की, ये सारी स्वतंत्रताएं हैं। तो यहां पर दिया गया है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, अवसर की समानता भी दी गई है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा बिल्कुल दी गई है, सामाजिक और आर्थिक न्याय, तो कौन सा हो जाएगा भाई? यहां पर सब दिए गए हैं यार, कि मतलब क्या है कि यहां पर एक कि मतलब कि सुनिश्चित करता है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय क्या है? बिल्कुल है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो इसमें राजनीतिक नहीं दिया गया है, तो क्या इसको हम नहीं कहेंगे क्या कि नहीं? तो बिल्कुल कहेंगे कि ये भी है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं में से इसमें 2 प्रकार की दी गई है, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल स्वतंत्रताएं हैं।
अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता बिल्कुल दी गई है, तो ये भी सही हो जाएगा। व्यक्ति की प्रतिष्ठा बिल्कुल सही है, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा मित्र। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की शुरुआत होती है। संविधान की शुरुआत कहां से होती है? सार्वभौमिक संविधान की शुरुआत होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, भारत के लोकतंत्र शब्दों से, या हम भारत के लोक शब्दों से। ये क्योंकि संविधान की शुरुआत नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए, संविधान की जगह यहां पर प्रस्तावना की शुरुआत होती है। हम भारत के लोग तो प्रस्तावना में दिया गया है ना, हमारे संविधान में नहीं, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना। तो हम भारत के लोक शब्दों से स्टार्ट होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 6वें, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है भाई? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इसमें क्रम लगाइएगा। मतलब कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा, उक्त शब्द 1970 के संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। मतलब कहता है कि जो ऊपर दिए गए शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द है, तो ये कहता है उक्त शब्द, मतलब ऊपर वाला जो दिया गया ये 1970 के संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा, गलत। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो गया। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, ये भी है भाई। तो ये शब्द क्यों, कौन सा हो जाएगा, 1950 में संविधान के अंग नहीं थे, ये बिल्कुल सही है। ये अंग नहीं थे जब हमारे, तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ बोलेंगे? 1900 संशोधन 1976 में हुआ है ना। तो ये बताइए कि क्या ये शब्द थे, क्या नहीं थे? तो कहता है कि अंग नहीं थे, तो यही हो जाएगा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, और तो इनको जोड़ा गया था, है ना, 76 में, तो यही नहीं थे, तो ये आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार से करना है आपको, जल्दबाजी में नहीं करना है, क्वेश्चन देख करके पढ़ना है आपको। चलिए 7वां क्वेश्चन का आंसर दें जल्दी से। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट की सहायता से, यहां पर कूट लगाना है आपको, कूट की सहायता से क्या करिएगा, यहां पर कूट की सहायता से आपको दिखाना है, बताना हुआ है, तो आप जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर हो जाएगा। सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, बिल्कुल उद्देश्य प्रस्ताव ही तो उद्देशिका बना है ना। इनकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। क्या उद्देशिका न्यायोचित है? किसे कैसे न्याय दिलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये न्याय योग्य नहीं है। मतलब उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन ये कह दिया जाए कि उद्देशिका के शब्दों को लेकर के हम न्याय कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। संशोधन इसमें किया जा सकता है। ये किसे बताया गया था? ये तो बताया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, कि इसके मूल ढांचे को छोड़ करके संशोधन कर सकते हो। बात सही थी कि नहीं? तो इसमें संशोधन, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं किया जा सकता कहता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। संशोधन किया जा सकता है, उसमें क्या बताया गया है, नहीं किया जा सकता। इस बात को पकड़ना है। संविधान के प्रविष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती। जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं या उसको रद्द नहीं कर सकती है, बिल्कुल रद्द नहीं कर सकती है। इसमें या न्याय योग्य नहीं है तो फिर रद्द भी नहीं कर सकती। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अब बताइए, पहला और चौथा कहीं पर दिया गया है, पहला और चौथा क्या हो गया, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। अरे बिल्कुल, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये सही है। न्याय योग्य होता तो होती, यहां पर नहीं शब्द है, तो पहला दूसरा और चौथा, यहां पर पहला दूसरा और चौथा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये नहीं वाले को भी ध्यान रखना है कि नहीं कहा गया है, हम बोल गए थे, समझ गए थे कि हाँ है, तो ये भी गलती आप लोग नहीं करना है। देखो जल्दबाजी भी पढ़ने से ये गलतियां होती हैं, जो कि हम लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की 26 तारीख या 26 नवंबर, 11वां महीना 26 नवंबर 1950 को सही संवैधानिक
वास्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? उस समय क्या था? लोकतांत्रिक गणतंत्र ये था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये क्या कह रहा है, इस बात को समझना जरा, नहीं प्रश्न को कर नहीं पाएंगे आप। क्या कि जब हमने 26 नवंबर 1950 की बात हो रही है और हमने लागू किया था क्या 1949 को, प्रस्तावना को लागू किया गया था। वही कह रहा है संविधान लागू किया गया। जब संविधान लागू किया गया था क्या, जब 1950 में लागू किया गया तो उतने समय लोकतांत्रिक गणतंत्र था क्या? था क्या? बिल्कुल था, क्योंकि हमने 3 ही शब्द संविधान संशोधन द्वारा है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को जोड़ा है। तो अब उतने समय जो होंगे तो कह सकते हैं ये भी था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बिल्कुल था, पंथ निरपेक्ष ये नहीं था, इस बात को याद रखिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये तो था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बिल्कुल था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बिल्कुल था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब ये कहता है कि यहां पर 1950 को सही समय 1950 की बात करता है, तो अब कौन सा था? आप बताइए जल्दी से। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो था लेकिन समाजवादी नहीं था। 1950 की बात करता है ना, ये देखना 1950। समाजवादी नहीं था, धर्मनिरपेक्ष नहीं था, लोकतांत्रिक था। तो अब इसमें कौन सा बिल्कुल सही से हो जाएगा? ये वाला आपका तीसरा पूरी तरह से राइट हो जाएगा, है ना। लागू किया गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, सिर्फ लोकतंत्र तक कहे तो नहीं था। चलिए आगे अगली ओर बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न के कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? हाँ, सम्मिलित नहीं था। कब कहा गया है? 1975 में। देखो अब आप लोगों को यही समझना है कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, आपको बस थोड़ी दूर शब्दों में से मार देगा। 1975 की बात की गई है और संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो पहले 1 साल पहले की बात पूछ रहा है। और क्या कह रहा है? संविधान की प्रस्तावना सम्मिलित नहीं था 1975 में। अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं था क्योंकि 1976 में आया कि नहीं। तो क्या था? बंधुत्व बिल्कुल था, संप्रभु था और समानता। क्या समानता भी था? समानता बिल्कुल था, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा थी, लेकिन समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता नहीं थे। तो अखंडता इसमें नहीं था। 1975 की बात कर, 76 की बात कर लेता या 77 की बात कर लेता, 76 के बाद कर लेता तो हम कह सकते कि था, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? अब जल्दी से बताइएगा, संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? जल्दी से बताएं मित्रों। हाँ, कौन सा नहीं है? लोक कल्याण शब्द की बात नहीं करी गई है। इसकी बात की गई संप्रभु की, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी, सभी बात की, लेकिन लोक कल्याण की बात नहीं करी गई है। ये हमारी संविधान की प्रस्तावना में नहीं करी गई। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्च न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? संविधान का भाग है कौन? उद्देशिका। अभी 2 केस बताया था मैंने आपको। एक था बेरुवारी केस 1960 ईस्वी में, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं कहा गया था, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सन 1973 में, जिसमें संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का अंग बताया गया और उसमें संशोधन भी किया जा सकता था। आप समझ सकते हैं कौन सा होगा। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बिल्कुल गलत है, ये तो कहीं नहीं गया था कभी। कोहली कहां से आ गए भाई इसमें? ये कौन सा करवा दी है? बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ये भी गलत है। बॉम्बई बनाम यूनियन, ये भी गलत है। मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, अब बताइए कौन सा? क्या मलक सिंह है? उद्देशिका संविधान का भाग है, देखिएगा। मलक सिंह भी नहीं है। आंसर कौन सा होगा? बॉम्बई बनाम यूनियन। ये आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन नया होगा। ये बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मतलब कि किस क्रम में लगाएंगी, इस तरह से प्रस्तावना में दिए गए हैं। तो आपको अगर प्रस्तावना पता होगी थोड़ा तो आप बता ले जाएंगे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्या आएगा कि भारत की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं कि हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अगर ये कहीं पर दिया गया है तो इसी सीक्वेंस में लगेगा, इस बात को याद रखें। तो देखेंगे गणतंत्र तो पहले क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो पहले गलत हो गया ऑप्शन से, ठीक। सार्वभौमिक या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सार्वभौम सत्ता, वही बात बराबर है, तो ये तो कॉमन दिया गया सभी में, है ना, यहां तक के। फिर देखेंगे हम लोग समाजवादी इन दो में दिया गया है ना, ये भी गलत हो गया, तो मतलब ये भी आंसर गलत हो जाएगा। फिर पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, इन दोनों में गलत हो गया, तो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, है ना, मतलब इन दोनों में दिया गया, तो हम लोग इनकी बात कर लेंगे, तो अभी तो ये रहेगा, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष भी हो गया। फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो समाजवादी या जनवादी, जन का मतलब होता है लोक, है ना, तो लोकतंत्र किसमें है, इसमें है, और गणराज्य इसमें दिया गया, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पूरी तरह से, इस तरह से आप बता पाएंगे कि इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक। चलिए प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं आपसे। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है प्रस्तावना में। क्या विचार की स्वतंत्रता दी गई है, बिल्कुल दी गई है, क्योंकि धर्म, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, तो विचार आ गया, तो विचार की स्वतंत्रता तो दी गई है भाई साहब। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता मतलब अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति या प्रकट करने की स्वतंत्रता बिल्कुल दी गई है। विश्वास की स्वतंत्रता बिल्कुल दी गई है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। यहां पर क्या दिया गया, स्वतंत्रता, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा और यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहां पर कहा गया है वर्णन नहीं किया गया, इसका वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए 4 ऑप्शन सही हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, हमारी प्रस्तावना को अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया। अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो जब 26 नवंबर में कौन सा सम्मिलित नहीं था, बोलेंगे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, तो ये जोड़े गए बाद में, तो ये सम्मिलित नहीं था, है ना, ये भी सम्मिलित नहीं था, पंथ निरपेक्ष भी सम्मिलित नहीं था, अखंडता भी सम्मिलित नहीं था, गणराज्य भाई साहब था, तो इसमें कौन सा हो जाएगा 4, है ना। तो कहता है नहीं था, कब की बात कर रहा है 1949 में, तो ये सम्मिलित नहीं थे, तो कौन से सम्मिलित नहीं थे, पहला, दूसरा और तीसरा, ये सम्मिलित नहीं थे, तो कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा है कहीं पर, समाजवादी पहला, दूसरा और तीसरा कहीं पर नहीं है, तो ये ऑप्शन है नहीं सही है, समझ रहे हो। नहीं, आपको ये समझना है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, जब हमने अपनी प्रस्तावना को अंगीकार किया, अधिनियमित किया, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो उस समय कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे, समाजवादी शब्द क्या था, नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द इनको कब जोड़ा गया है, 22वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, सन 1976 में जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया, तो ये क्या होंगे, ये तो नहीं होंगे, तो यही होना चाहिए कि 1 2 3 नहीं थे, तो ये नहीं थे, तो अब लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं, समझ रहे हैं बात, ये भी, लेकिन हमने ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं सही, उसमें दिया जाएगा, यहां नहीं दिया गया तो कौन सी बात, लेकिन आपको आना चाहिए कि नहीं, जबरदस्ती ऑप्शन ले धर पकड़ के उसी को उसीटे पड़े हैं, उसको ऐसा नहीं करना है कि नहीं कोई ऑप्शन के हिसाब से करना, भाई साहब ये तो भगवान बना के रख दिए, इसी के हिसाब से सही होगा, बिल्कुल गलत। आप लोगों को ये भी विचार करना है कि इसमें से मैं जानबूझ करके ही कोई आंसर मतलब ऑप्शन कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, क्योंकि ये आप लोगों को पता चले कि आपने वास्तव में सीखा है कि नहीं सीखा है। संविधान में दिया गया आमुख जो उद्देशिका है वो क्या कहती है, न्यायालय में लागू होती है, क्या न्यायालय इसको लागू कर सकता है, न्यायोचित ये नहीं है, याद रखना, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, मतलब महत्वपूर्ण है, उसकी उपयोगिता भी है, शासन करने के लिए उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता देता है। ऑप्शन से जल्दी से बताएं। न्यायालय में लागू होती है, ये न्यायालय के द्वारा लागू नहीं होती है, याद रखेंगे। तो पहला ऑप्शन कहीं पर है, तो पहला तो 2 में है। अब देखिए, महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, दूसरा भी है, सही है, महत्वपूर्ण है, उसकी उपयोगिता है, इसका सहारा हमको लेना पड़ता है, तो दूसरा भी सही है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करती है, बिल्कुल सही, हमारा उद्देश्य ही है शासन करना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा,
ये सारी चीजें। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। समाजवादी तथा पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए। कब सम्मिलित किए गए? अब आपको सबको पता होगा भाई कब सम्मिलित किए गए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 के द्वारा ये शब्द कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ये सब जोड़े गए थे। चलिए आगे प्रश्न की ओर आते हैं। अच्छा, लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहां जन्म लिया? मतलब सबसे पहले किस देश ने अपने संविधान को लिखित रूप से लागू किया था, लिखा हुआ था? बोलेंगे कौन सा? स्टेट, यूनियन, मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब इसमें कुल कितने आर्टिकल हैं? कुल अनुच्छेद बोलेंगे कितने हैं? यहां पर कुल 7 अनुच्छेद हैं, कुल 7। भारत मतलब विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? इसी अमेरिका का है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है। तो यह बात याद रखिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्या है? भारतीय संविधान ज्यादा कठोर तथा ज्यादा लचीला होना चाहिए, लचीला है, लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये किसने कहा है? आप जल्दी से बताएंगे कि भारतीय संविधान ज्यादा कठोर तथा ज्यादा लचीला भी नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें कड़ाई का शासन हो, ऐसा भी नहीं है। बहुत ज्यादा लचीला भी नहीं है, मतलब मिश्रित व्यवस्था है। मतलब बीच का एक रास्ता निकाला गया है कि ऐसा भी नहीं कि किसी को फांसी ही चढ़ा दी जाए तुरंत, है ना। ऐसा लचीला नहीं कि कोई अन्याय ही करता चला जाए। बीच के रास्ते में अगर निकाला गया तो ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, एमपी पायली ने, अलेक्जेंड्रोविक्स ने, या केसी व्हीलर ने? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या बता पाएंगे जल्दी से? कहा था इसको केसी व्हीलर ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहा गया है कि किसने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है? सब उद्देशिका को मतलब प्रस्तावना को मूल आत्मा किसने कहा है? याद रखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा है ना। जो अनुच्छेद 32 क्या है? बोलेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसको क्या कहा गया था? इसको ही कहा गया, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है ना। और न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, बिल्कुल न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह और सुभाष कश्यप, ये दोनों लोग कहते हैं एग्जैक्ट रूप से मूल आत्मा जो कहा है वो किसने कहा है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के किसने कहा था? ठीक है, के.एम. मुंशी ने कहा कि ये क्या है? ये जन्म कुंडली है। प्रस्तावना जो है संविधान की जन्म कुंडली है। सुभाष कश्यप ने कहा कि यह संवैधानिक विचारों, संविधान निर्माताओं के विचारों की भी कुंजी है। और इन्होंने कहा कि अगर प्रस्तावना मूल आधार है, मूल ढांचा है, तो संविधान उस पर खड़ी हुई बिल्डिंग है, अट्टालिका है, ऐसा कहा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहा गया है कि 20वें प्रश्न पर हम लोग आते हैं। किसने कहा है कि उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी हुई अट्टालिका? सारे प्रश्न देखो है। तो अभी हमने बताया कि सुभाष कश्यप ने क्या कहा कि उद्देशिका अगर आधारशिला है, उद्देशिका अगर आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी हुई अट्टालिका है, अटारी है, बिल्डिंग है, इमारत है। ये किसने कहा? अच्छा, के.एम. मुंशी ने क्या कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा कि क्या है? ये जन्म कुंडली है। के.एम. मुंशी ने कहा कि जन्म कुंडली है। किसको बताया? उद्देशिका को जन्म कुंडली है। याद रखें, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने मूल आत्मा कहा, मूल आत्मा, याद रखें। भीमराव अंबेडकर ने इनको कहा कि क्या? ये आत्मा के तरीके अनुच्छेद 32 को बताया है, याद रखें। चलिए आगे आते हैं। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? देखिए आगे प्रश्न आ गया, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? अभी बताया कि राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? के.एम. मुंशी ने कहा है। तो याद रखेंगे, के.एम. मुंशी ने कहा है, के.एम. मुंशी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका की भाषा कहां से ली गई? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो बस आपको बताना है, भाषा कहां से ली गई, जल्दी से बताएंगे।
भाषा जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। किससे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भाषा ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से, फ्रांस के संविधान से नहीं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। विचार कह सकते हैं कि विचार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, है ना, इस तरीके से। चलिए अगला है कि उद्देशिका को कब प्रस्तुत किया गया? बहुत सही। प्रस्तुत कब किया गया? बोलेंगे 13 दिसंबर सन 1946 को प्रस्तुत किया गया था। इसे उद्देश्य प्रस्ताव वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी और 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? इसको क्या किया गया था? स्वीकृति मिली थी, उद्देशिका को स्वीकार किया गया था, याद रखें। चलिए प्रस्तावना को कब स्वीकृति मिली? देखिए अभी बताया मैंने, कब? 22 जनवरी 1947 को संविधान की आत्मा जिसको प्रस्तावना कहा जाता है, इसको क्या मिली थी? स्वीकृति मिली थी। चलिए अगला प्रश्न है 26, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? जल्दी से बताइए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, गलत मत करो। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब विचार जो कितने, वो स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। याद रखें 2 प्रकार की। क्या है? समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की। ठीक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है कि 3 प्रकार की बात करता है। और समानता कितने, वो स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है? बोलेंगे स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई है ना, याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? बोलेंगे 5। अभी मैंने बता दिया आपको, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तक प्रस्तावना में कुल कितने संशोधन हुए? बोलेंगे एक ही तो संविधान संशोधन हुआ भाई, 42वां संविधान संशोधन सन 1976, जिसमें समाजवादी, 15 बेंच और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। प्रस्तावना में विचार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? विचार, प्रस्तावना में जो विचार किस देश के संविधान से? बोलेंगे अमेरिका के संविधान से विचार लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या ली गई है? प्रस्तावना की भाषा ली गई है, याद रखेंगे। चलिए तो ये कितने प्रश्न हो गए आपके? 29 रहे। 30 क्वेश्चन कहां गए भाई? एक क्वेश्चन कहीं पर खो गया क्या? चलिए, पर इतने आपके क्वेश्चन थे जो कि हमने इस क्लास में आपको सारे प्रश्न जितने भी उद्देशिका से बन सकते थे, उसकी पूरी भूमिका, उसका पूरा इतिहास, उससे बनने वाले सारे प्रश्नों की चर्चा की। कोई भी ऐसा वनडे एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स तक के लिए, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। और रही, कैसी क्लास लगी इस पर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तब तक देखते रहेंगे इस क्लास को, और नेक्स्ट क्लास में और भी बेहतर तरीके से जितना भी हो सकेगा, जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, खास करके मेरे उन सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो कि आप जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं संविधान को लेकर, 3 से 4 प्रश्न जरूर से आता है। तो याद रखें, इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो इस क्लास को देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।